आप कहाँ पाते हैं अपने को आज? हम आपके प्रशंसक कहते हैं कि तुष्मुल जी को, देवेंद्र जी को जहां होना था वहां वो नजर ही नहीं आते। अब कौन है ये बीजेपी में? देवेंद्र जी ने भी इसका दार्शनिक जवाब दिया। आप थोड़े फायर ब्रांड ज्यादा हैं, आपसे उम्मीद है कि आप कुछ सच बोलेंगे। आप कितनी भी मेरी तारीफ कर लीजिए, आप मुझसे वो निकलवा नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, और आप पुनः 4 वर्ष बाद ग्वालियर आए हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और किसी भी बातचीत की शुरुआत करने से पहले मितेंद्र फिर मुझे बोलेंगे कि तुष्मुल भैया मुझे काउंटर कर रहे हैं। एक छोटा सा, बस कोई काउंटर नहीं है, एक जानकारी के लिए सभी लोगों को और मितेंद्र को भी, कि बहुत अच्छा वक्ता हैं, छोटे भाई हैं और अद्भुत हैं, अद्भुत वक्तव्य शैली के धनी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जय श्री राम बोलती है, सिया राम नहीं बोलती है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीता माता का जन्म, यहाँ बैठे बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कहाँ हुआ है। उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ, जहाँ से मैं आता हूँ, और उस गांव का नाम है पुनौरा धाम। और इन्हीं प्रधानमंत्री ने उस जगह को 160 करोड़ रुपए देकर, मेरे पिता जब सांसद थे, मेरे पिता ने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि राम तो है ही, सीता क्यों नहीं? तब भारत सरकार के उस समय के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी ने 160 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आज वहाँ पर भव्य सीता जी का मंदिर बन रहा है पुनौरा धाम के नाम से। तो हम जितने राम के हैं उतने ही सीता के हैं, और सब हमारे आराध्य हैं। अब शुरू करिए। सर, ये स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों? नहीं, स्पष्टीकरण नहीं, ये जानकारी थी, ये जानकारी थी। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी आराध्य, हमारी माँ सीता, उनका जन्म कहाँ हुआ है। हालांकि मैं मितेन से भी पूछने वाला था कि क्या सीता जी का मंदिर बनाने के बारे में कांग्रेस कुछ और उसमें ऐड करने के लिए सोच रही है, लेकिन ये राम और सीता में मत बांटिए। सनातन परंपरा को जो भी समझते हैं बहुत गहराई से समझते हैं, आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि राम से अगर हम ये प्रश्न करते कि सीता राम नहीं जोड़ा जा रहा है, तो वो कहते कहाँ अटके हो भैया, ना आपको माया मिलेगी ना राम मिलेगा, ऐसे आप सीधे रास्ते पे चलो। बहरहाल, ये फिर दर्शन की बात हुई। अब मेरे उस सवाल पर आप आइए। पहले आप कार्य समिति में भी होते थे, मोर्चा की कार्य समिति में होते थे जी। अब कहाँ हैं? अब हम पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, और भाजपा नहीं, सत्य को स्वीकारना चाहिए, और सत्य बोलने के लिए यहाँ बैठे, और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और इस दायित्व को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे देवेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई काम कर रहे हैं, जिस दिन पार्टी को लगेगा कि यार मुझे यहाँ पर देवेंद्र का उपयोग करना है, तुष्मुल का उपयोग करना है, वहाँ उपयोग करेगी। नहीं लगेगा तो सब मित्र हैं, सब दोस्त हैं, सब काम करते हैं जो संभव होता है। मेल मुलाकात का दौर चल ही रहा है, बस एकदम बढ़िया। पार्टी को कब लगेगा ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल मैंने देवेंद्र जी से भी कहा, लेकिन आप लोग इतने टफ नट हैं कि आप लोगों से कुछ कहलवाना बीजेपी में बड़ा कठिन हो जाता है सर। जब हम सवालों की गुगली फेंक लें, बाउंसर फेंक लें, आपका उत्तर वही होता है, पार्टी जो तय करेगी वही शिरोधार्य। लेकिन सर, 30 साल से 35 साल के बीच में जो आपके पिताओं की पीढ़ी है, आपके वरिष्ठ जो आपके पिताजी लोगों के साथ काम करने वाले नेता, वो विधायक हो चुके थे। जब किसी लड़के की शादी की उम्र होती ना, तो उसके माता पिता को पता पड़ जाता है कि अब बेटा काबिल हो गया, इसका ब्याह कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जिस दिन पार्टी को लग जाएगा कि हम लोग लायक हैं और व्यवस्था के अनुकूल, देखिए राजनीति क्या है, किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में अगर हम व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे तो हम काम करने लगेंगे। काम हम अभी कर रहे हैं, लेकिन जो आप चुनाव की तरफ दृष्टिगत कर रहे हैं कि चुनाव कब लड़ेंगे, आपका मूल प्रश्न यह है, ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमें तय करना है तो हम तो फिर अपना भला ही सोचेंगे, लेकिन जिनको तय करना है उनको उस व्यवस्था में हमें देखना पड़ेगा कि हम वहाँ उपयुक्त हैं या नहीं। अन्यथा, और पार्टी समय समय पर हमारे हित के जो निर्णय होते हैं, जहाँ हमको भेजना होता है, काम कराना होता है, काम कराती है पार्टी हमसे। अब ये उपयुक्त शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, मैं माफ कीजिएगा पाठक साहब और मितेंद्र जी आप, कि कल जब आपके उपयुक्त होने की उम्र आ गई तो पार्टी को लगा कि मितेंद्र उपयुक्त हैं सीट के लिए अधिक, आ जाओ, पाठक जी उपयुक्त हैं अधिक, माफ कीजिएगा। अभी जो ट्रेंड है सर, मैं उससे जुड़ा सवाल कर रहा हूं। आप खुले मन से उनको प्रलोभन दे रहे हैं।
आपकी पार्टी का दिल इतना बड़ा हो गया है अब कि उसमें मितेंद्र और पाठक जी के सर मैं फिर क्षमा चाहूंगा। तो आपकी इस बात से दो चीजें। तो ऐसी उपयुक्तता में आपकी उपयुक्तता का क्या होगा सर? देखिए आपकी बातों में दो बातें। एक तो मेरे दोनों, एक छोटा भाई एक बड़े भाई, दोनों उपयुक्त हैं। आपने बीजेपी के संदेश वाहक का काम करके उनको संदेश दे दिया, एक ये घुमा दिया इन्होंने। और दूसरी बात कि हमारी उपयुक्तता, देखिए मैं ये कैसे कह दूं कि मुझे ये करना है। मैं एक ऐसे दल में हूं जहां पर निर्णय का अधिकार एक व्यवस्था है, बहुत ऊपर से लेकर बहुत नीचे तक के व्यक्ति तय करते हैं। मंडल से नाम जाता है, जिले से नाम जाता है, प्रदेश से जाता है, दिल्ली में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, ये लोकतांत्रिक दल है, सब कुछ सारी बातें वो है। तो वहाँ मैं अपनी इच्छा प्रकट करके या तो अपना उपहास उड़ाऊंगा, तो मुझे काम करना है और उस काम का आकलन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इतनी सारी आंखें हैं बीजेपी की, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जिस तरह इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ना उस तरह हमको भी देख रहे हैं। वे हर दिन हमारा आकलन करते हैं, हमारी चीज़ों का आकलन करते हैं, हमारी कार्यशैली का आकलन करते हैं, और जब उनको लगेगा कि अब नंबर हमारे उपयुक्त हो गए हैं तो मैदान में उतार देंगे। एक चीज़ आपको बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड्स की कुछ बातें हुई हैं। तो दो ऑफ द रिकॉर्ड बातें, एक आपके पिताजी से जुड़ी जो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, वो तो उन्होंने कैमरे के सामने कही थी। आपकी पार्टी के एक नेता जो करीब करीब मेरी उम्र के नज़दीक पहुंच रहे हैं, और उन्हीं की पार्टी में लोग अब उनको मलंग बाबा भी कहते हैं। इतनी उम्र नहीं है उनकी, लेकिन वो कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, इसलिए उनका नाम मलंग बाबा रख दिया। वो ये कहते हैं हम लोगों से कई बार, पत्रकारों से, मुझसे खास तौर पर, कि शरद जी अब बीजेपी के लिए एक शेर है, उनको शायद जहां पहुंचना था नहीं पहुंच पाए, कि जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें तुम सुन नहीं सकते, वही कहने की बातें हैं, वही सुनने की बातें हैं। क्या ऐसा हाल है बीजेपी का? देखिए आपने आपके इस प्रश्न में भारत के एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इच्छाएं असीमित हैं, अनंत हैं, और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो पार्षद बनता है वह विधायक की लालसा पालता है, जो विधायक बनता है वह मंत्री की लालसा पालता है, जो मंत्री बनता है मुख्यमंत्री की लालसा पालता है। मुख्यमंत्री कहता है कब मैं दिल्ली जाकर दिल्ली की राजनीति करूँ, ये तो इच्छाएं हैं। तो ठीक उसी तरह जिनके बारे में, जो भी आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको वो न मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन जो मिला उसके लिए ईश्वर को उनको धन्यवाद देना चाहिए और बीजेपी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि वो ऐसे दल में है। एक बहुत लोग हैं जिनको बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो उसका आदेश है। आपकी काबिलियत हो सकता है उतनी भी ना हो कि आपको वो मिल गया, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़िए। अच्छा ये बताइए, क्या राजनीति में अधिकांश लोग दुखी रहते हैं क्या? नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी हैं कि अच्छा विभाग नहीं मिला, अच्छा विभाग मिल गया तो मुख्यमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री बन गए तो चिंता सताती रहती है ऊपर से क्या फैसला हो जाएगा। क्या राजनीति का सच यही है? अब आप मतलब चूंकि प्रवीण भैया सामने बैठा हुआ है, इसीलिए मैं आपको उन्हीं का उदाहरण देके बता देता हूँ। मेरे 10 साल पुराने संबंध हैं उनसे, विधायक भी हैं वो। तो कभी कभी रात को 11:30 बजे मुझे फ़ोन करते हैं, और क्या हाल है, हम लोग सामान्यतः अपनी बातचीत करते हैं। तो मैंने बोला क्यों? तो मैं बोला यार अब विधायक बनने के बाद आपके स्वभाव में मुझे परिवर्तन आ गया है। ऐसा मैंने उनको कहा एक दिन कि आपका स्वभाव परिवर्तित हो गया है। तो बोले क्यों? मैंने कहा आप फ़ोन नहीं उठाते हो हमारा 1-2 बार। तो बोले विधायक बनो तब समझ में आएगा। बोले दिन भर। तो मैंने कहा ये आशीर्वाद दे रहे हो कि अपमान कर रहे हो? तो ठीक उसी तरह क्या है भाई साहब, फिर वही बात, इच्छाएं हैं ये, आप इसमें मत जाइए। आप मतलब अगर मैं 31 वर्ष की उम्र में इसमें पड़ गया ना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे नंबर कुछ कम थे इसलिए मैं IIT में नहीं गया, NIT में हुआ। अब मैं इसी दुख में कि मैं IIT में क्यों नहीं गया, मैं NIT में भी नहीं पढ़ाई कर पाता। लेकिन वो सोचिए जो मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे, लेकिन शायद किसी कारणवश किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर रह गया हो, तो स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज भी उनको नहीं मिला। तो जो मिला वह अद्भुत है, उसका आनंद लीजिए और खूब काम करिए। सुनने में सर ये बात बहुत अच्छी लगती है, और अगर आपने इसको मन से आत्मसात किया है, आपने और देवेंद्र जी ने, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। हालांकि आप लोगों के चेहरे पे संतोष है और जिद भी है, जो ये बताती है कि हमारा वक्त हमसे कोई छीन नहीं सकता, और वो वक्त भी आएगा, वो मौका भी आएगा, लेकिन जल्दी आना चाहिए। मैं ये मान रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा हूँ दूल्हे की उम्र बढ़ रही है, लेकिन ये है कि लोग ये मान रहे हैं कि अब वरमाला का समय है, अब बिल्कुल सही समय है, अब होना चाहिए। क्योंकि अंदर जब गोला बारूद हो, जब भुजाओं में दम हो, तभी गेंद को सीमा पार छक्का मारने के लिए मजा आता है। तो वो सही समय पर हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।
भारतीय जनता पार्टी कितनी बदली है। अब आप देख रहे हैं कि अब इस भारतीय जनता पार्टी में अब ये भी बात होने लगी है कि यहाँ मेहमानों का स्वागत इस कदर होने लगा है कि जो घर के लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उपेक्षित हैं, लेकिन अब उनसे कहा जाता है सब्र रखो यार, सब्र रखो। अब तो ये भी मजाक चलने लगा है कि भैया बीजेपी में ही हो, पार्टी बदल के कांग्रेस में चले जाओ, वैल्यू एडिशन तगड़ा हो जाएगा। आपके घर पे 2 मेहमान आ गए और 2 ही बर्फी है, तो आप पहले वो बर्फी उन मेहमानों को देंगे कि खुद खाएंगे? पहले मेहमानों को देंगे ना। तो बस यही राजनीति है। अगर वे किसी विचारधारा को त्याग कर मेरी विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं तो ये मेरा मौलिक कर्तव्य है कि पहले मैं उनको स्वागत करूं। राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लोगों को अपना बनाना, अपनी विचारधारा के प्रति आकर्षित करना, और यही राजनीति का मूल है, सार यही है। तो हमने, अगर वो हमारी तरफ आकर्षित होकर हमारी विचारधारा को अंगीकार कर रहे हैं तो मिठाई सबसे पहले उन्हीं के लिए। हम तो घर वाले हैं, आज नहीं कल खाएंगे, कल नहीं परसों खाएंगे, अभी इतनी जल्दी डायबिटीज होने वाली नहीं है। लेकिन जब हम बच्चे थे और युवा भी हुए तब भी ये सोचते थे कि जो मेहमान बर्फी खाने आए हैं ये अच्छी खासी बर्फियां छोड़ कर भी जाएं। अच्छी मैं समझा नहीं, अच्छी खासी बर्फियां हमारे लिए भी छोड़ कर जाएं। अब ये वाले मेहमान बहुत खतरनाक हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। और छीनने की प्रवृत्ति हमारी है नहीं, हम कर्म पर विश्वास करते हैं। ये बड़ी चिंता है कि ये जो मेहमान है ये किस तरह अब आप कौन से मेहमान की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जी। तो भैया ये एक बड़ी बात है। ये बताइए कि ये सवाल मैंने देवेंद्र जी से भी किया, बड़ा पारंपरिक सवाल है, लेकिन आजकल क्या किसी पॉलिटिकल घराने से आना इतना बड़ा डिसएडवांटेज है कि और ये लोगों की निगाह में उतना नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो लोग जो राजघरानों से आते हैं, परंपरा से आते हैं, जिन्होंने आज़ादी के पहले लंबी जिनकी लिगेसी है राज परिवार की, वो इतने स्वीकार्य क्यों होते हैं? और जब जनता वोट देती है 5 साल में तो स्वीकार्य या अस्वीकार्य करने का जिम्मा तो जनता का है। तो पार्टी इसको लेकर क्यों इतनी सशंकित हो रही है? बीजेपी नेता पुत्र, कुछ लोग तो जोश में कह भी देते हैं नेता पुत्र नहीं भैया, अभी देखेंगे, अब कार्यकर्ता को देखेंगे। नहीं, यह नेता पुत्र शब्द आप ही लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा मतलब मीडिया के माध्यम से दिया गया शब्द है, हम लोगों को यह स्वीकार नहीं है। और अगर नेता पुत्र इतने ही बलशाली और शक्तिशाली होते तो हम प्रदेश कार्य समिति बनने के बाद महामंत्री या उपाध्यक्ष बनते, पूर्व प्रदेश कार्य समिति नहीं हो जाते। तो हमारा मूल पद है कार्यकर्ता, और उसी के नाते हमने या देवेंद्र जी ने शुरुआत करी है। उन्होंने 2005 या 6 में सदस्य बन गए थे, मैं भी पढ़ाई खत्म करके आ गया था, साथ में काम चालू किए हैं। कार्यकर्ता का दायित्व हमसे कोई छीन नहीं सकता है, वह हम आजीवन बीजेपी के लिए काम करेंगे, तन मन और धन से करेंगे। पार्टी आज अपने सर्वश्रेष्ठ समय पर है, पार्टी के पास अथाह कार्यकर्ताओं का हुजूम है, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है। इस दल में हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है, और हर व्यक्ति अपने काम को संपादित करना जानता है। बिल्कुल ईमानदारी से इसका जवाब चाहूंगा। मैं ईमानदारी के लिए ही प्रसिद्ध हूं जी। क्या कभी झुंझलाहट होती है कि प्रभात झा जी का अगर पुत्र नहीं होता, जितनी आसानी उनको राजनीति में हुई अपनी मेहनत की वजह से, क्योंकि उनके पिताजी के बारे में कोई नहीं पूछता था, देवेंद्र जी को जितनी आसानी अगर होती जितनी शायद नरेंद्र जी को ही होगी कि एक साधारण कृषक परिवार से आए, आप लोगों को कई बार एक वर्गीकरण में जो डाल दिया जाता है, इससे कभी झुंझलाहट नहीं होती? बहुत नहीं भाई साहब, झुंझलाहट तो बहुत मतलब अस्वीकार्य शब्द है। झुंझलाहट तो कभी नहीं हो सकती, किसी भी संतान को कभी झुंझलाहट नहीं होगी कि मैं इस व्यक्ति का संतान क्यों हूं, ये तो समाज में स्वीकार नहीं है। लेकिन कभी कभी जब आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं और सिर्फ किसी एक कारण के कि आप ये हैं इसलिए आपको ये नहीं मिल सकता है, तो आप इंसान हैं, आपके मन में भी सारे रस हैं, सारे दुख हैं, सारे अवगुण हैं, सारे खुशी में खुश होते हैं, दुख में दुख होते हैं। निसंदेह कभी तकलीफ होती होगी, कभी अच्छा भी लगता होगा, बहुत सारे फायदे भी होते हैं उस चीज़ के। बहुत सारे हमने मतलब मैंने तो व्यक्तिगत कभी एयरपोर्ट पे लाइन में नहीं लगना पड़ा होगा मुझे, तो बहुत सारे फायदे भी लिए मैंने। और कभी दुख भी होता है जब आपके कार्य को किसी एक आधार पर अनजस्टिफाई कर दिया जाता है कि साहब नहीं, अभी नहीं, अभी आप किसी के पुत्र हैं, अभी आपको थोड़ा और समय लगेगा और आपको काम की आवश्यकता है, तो ठीक है, इसमें कोई गलत, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। हर पार्टी को कुछ और बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बीजेपी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी में खामियां हैं, लेकिन बीजेपी को और बेहतर करने के लिए, युवाओं के बीच में और मकबूल पॉपुलर करने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव हैं आपके? देखिए, लोकतंत्र का
सबसे बड़ा आईना होता है मत। और बीजेपी को मैं सलाह दूं ये तो संभव नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा दल, 350 के आसपास हमारे सांसद हैं, जनता हमें स्वीकार रही है, हर चुनाव में हम जीत रहे हैं, निस्संदेह कार्य के आधार पर जीत रहे हैं, अपनी काबिलियत के आधार पर जीत रहे हैं, अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारी, जो हम कह रहे हैं उसको कर रहे हैं। ये जो हमारी डबल इंजन है, मध्य प्रदेश और दिल्ली की हमारी सरकार है, दोनों मध्य प्रदेश के लिए और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है अच्छा काम कर रही है, ऐसे दल को मैं क्या सलाह दूंगा। लेकिन अपने आप को सलाह देता हूँ कि सदैव जिस पथ पर चलना है उस पथ को एकदम एक तक देखूं, भटकाव राजनीति में, व्यक्तिगत जीवन में ना आए किसी तरीके का, और इसके अलावा मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। एक एलिगेशन बीजेपी को लेकर इन दिनों ये भी लगता है कि यहाँ ऐसे नेताओं की सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है जिनका अप्रोच संगठन के माध्यम से बहुत मजबूती से ऊपर तक जाता है। संगठन से मतलब कुछ लोग उसको आरएसएस से भी जोड़ देते हैं, हालांकि उसका कोई प्रत्यक्ष कंट्रीब्यूशन बीजेपी में नहीं होता है। जो लोग आरएसएस को समझते हैं शायद वो इसको जानते होंगे बेहतर। लेकिन संगठन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे या प्यारेलाल खंडेलवाल जी की तुलना में इस संगठन की शक्ति अप्रोच की ताकत वाली ज्यादा है, निष्पक्षता वाली कम है, ऐसा ऑब्जर्वर्स मानते हैं। नहीं वैसे मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। उस समय की भाजपा, उस समय की परिस्थितियाँ, आदरणीय कुशाभाऊ जी, प्यारेलाल जी, उस समय की भाजपा खड़ी हो रही थी, जन्म ली थी, जनसंघ से भाजपा बन रही थी। उस समय बीजेपी के पास न धन था, न बल था, न जनाधार था। बीजेपी जनता के बीच में बढ़ रही थी। आज की भाजपा जनता के बीच में अपनी बातों को अच्छी तरीके से बता चुकी है। आज भाजपा की सरकारें हैं। आज भाजपा, देखिए सत्ता भी एक माध्यम है। आप अगर सरकार में नहीं रहेंगे तो आप जनता की सेवा कैसे करेंगे। तो आज हमारे पास सरकार है। उस समय सरकार में हम नहीं थे, हम विरोध में थे, विपक्ष में थे। आज हम सरकार में हैं। आज की परिस्थितियों को आप उस समय की परिस्थितियों से अगर तुलना करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और रही बात कुशाभाऊ जी की या उनकी, आदरणीय शिवराज जी हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी हैं, इन लोगों ने क्या बीजेपी को कम सींचा है क्या? अभी आप ही ने नरेंद्र सिंह जी के संघर्ष की कहानी बताई, देवेंद्र जी ने बताया कि पिता किस तरह, तो ये संघर्ष कम है क्या? ये संघर्ष कम नहीं है, यह भी उतना ही सराहनीय है और इस संघर्ष को भी उतना ही प्रणाम करना चाहिए। मैंने देवेंद्र जी से पूछा, जब नरेंद्र जी ने कहा कि इतनी बार बर्थ पर सोए तो बड़ा ज़बरदस्त रहस्योद्घाटन आया कि अखबार इकट्ठे किए जाते थे घर में और देश के प्रधानमंत्री भी अखबार ट्रेन में बिछाकर नीचे सोए हैं। प्रभात जी ने एक बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो हमसे बातचीत में कहा कि शरद जी, जब मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो सबसे पहले बर्थ के नीचे देखता हूँ कि कोई शराब की या बियर की खाली बोतल तो नहीं पड़ी है, क्योंकि जैसे ही हम कहीं स्टेशन पे रुके निकले तो कैमरे आ जाएं अचानक से। और अब इसमें हम लोगों को कोई लांछित करने की बात नहीं थी। ब्रेकिंग न्यूज, जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे सांसद महोदय, वहां से मिली है खाली बियर और शराब की बोतल्स। तो क्या राजनेताओं की इमेज आज यहां आ गई है सर? अगर मिलती भी है बोतल तो उससे इमेज कैसे जुड़ जाती है? प्रभात जी ने भी इस पर बहुत चिंता जताई थी। देखिए, चरित्र तो सिर्फ राजनीति क्यों, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में चरित्र तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। और कैरेक्टर, इट शोज योर नेचर, आपका व्यवहार आपका चरित्र बताता है। तो आप सिर्फ किसी भी क्षेत्र में काम करो। आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के अपने कैरेक्टर है, आप अध्यापक हैं, अध्यापक के अपने कैरेक्टर है, आप एक एंकर हैं, एंकर की अपनी मर्यादा है। उसी तरह राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति की अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन करना उसका नैतिक कर्तव्य है। वो व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहा है उसका अपना अधिकार है, लेकिन सामाजिक जीवन में अगर वो है, अगर वो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, तो जनता उसको एडमायर करती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने अपने जीवन में कभी किसी भी अल्कोहलिक चीज का ऐड नहीं किया, सचिन तेंदुलकर जी ने नहीं किया। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत मत है, कोई उनको रोक थोड़ी रहा था, ये उनका अपना व्यक्तिगत मत है। उसी तरह हर नेता का अपना एक चारित्रिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं सामाजिक जीवन में हूं, बात खत्म है। क्या चरित्र हरण की राजनीति के हमले बहुत बढ़ गए हैं आज के दौर में? शरद जी, नेता कोई अलग दुनिया से आते हुए लोग नहीं है ना। इन्हीं में से तो कल कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा। नेता है कौन भाई? व्यक्ति समाज का हिस्सा है और समाज ही नेता तय करता है। हम ही लोग तो वोट डाल के अपना विधायक सांसद बनाएंगे। तो नेता कोई दूसरे ग्रह से आए हुआ व्यक्ति नहीं है, हम ही को हमारा व्यक्ति चुनना है। इसलिए तो लोकतंत्र में मताधिकार का महत्व माना गया है। तो आप अपने व्यक्ति का सही चुनाव करिए, फिर आप उस पर लांछन नहीं लगा सकते हैं। 2018 में जो बहुत नैरो स्कैप रहा
आपकी पार्टी का सत्ता में आने का बहुत ही मामूली सा अंतर रहा 5 सीटों का और आप पीछे छूट गए। कभी चर्चा हुई आपकी या यहाँ कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है एक युवा नेता के तौर पर कि उस समय क्या चूक हुई थी जिसको आगे पार्टी के सीनियर लोग देख ही रहे होंगे कि वो दोहराया ना जाए? देखिए, कोई भी चुनाव, कोई भी राजनीतिक दल, इवन कोई व्यक्ति निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ता है तो वो कम से कम अपने घर वालों को तो इतना आश्वस्त करता है, रात को आता है जब प्रचार करके, चिंता मत करो मैं चुनाव जीत रहा हूं। तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चुनाव लड़ता है तो जीतने के उद्देश्य से लड़ता है। बीजेपी, कांग्रेस या अन्य जो भी दल हैं, बीएसपी हैं, एसपी हैं या जो भी हैं, चुनाव का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अच्छे तरीके से अपनी बातों को अधिक से अधिक जनता को बताना होता है। हम उस चुनाव में कुछ सीटों के आधार पर अपनी बातों को इंप्लीमेंट करने में, हम 3 बार सरकार में रह चुके थे, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, हम 2 या 4-5 सीटों से पीछे रह गए थे, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां थी उस समय। कांग्रेस को बीएसपी का सपोर्ट मिला, कुछ और भी अन्य दलों का सपोर्ट मिला, उन्होंने सरकार बनाई, हमने विपक्ष के नाते स्वीकार किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, उस 15 महीने में क्या एक दिन भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर बैठना स्वीकार किया? या एक दिन भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर बैठकर ईश्वर को वो किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? 15 महीने, माननीय उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 15 के 15 महीने सतत संपर्क किया, जनता को यह एहसास दिलाया कि मैं आज भी आप ही का नेता हूं और आप ही के लिए हूं। 15 महीने बाद फिर हम सरकार में आए। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, ये राजनीति है। जीत हार ये सब तो बहुत पीछे है, मूल रूप से काम करना महत्वपूर्ण है। बीजेपी के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि दिल्ली परिक्रमा लगाने से कोई फायदा नहीं। अब वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, क्या कहते हैं, ये वही जाने। लेकिन दिल्ली परिक्रमा कुछ लोगों को बड़ी रास आती है, कुछ को रास नहीं आती है। आप क्या सोचते हैं, दिल्ली परिक्रमा लगाने वाले लोगों के लिए उनकी सलाह वो जाने कितनी मुफीद है? आप क्या कहेंगे? अब आपने अभी कहा कि बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा है ये। अब मैं पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य क्या कहूंगा उनकी बातों पर? मैं क्या कहूंगा? इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें दर्द भी है और तंज भी है। इसमें सिर्फ मस्ती है। मस्ती है, वाह वाह वाह। ये बहुत 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 स्पोर्टी आनंद का विषय है राजनीति, स्पोर्टी एटीट्यूड है। कंक्लूड करूंगा 1-2 प्रश्नों के साथ जो मैंने देवेंद्र जी से भी पूछा, मितेंद्र जी से भी पूछा, पाठक जी से भी पूछूंगा कि 2023 में अगर आप 5वीं बार लौटते हैं तो क्या ताकत देखते हैं? देखिए, लक्ष्य विहीन, व्यवस्था विहीन, आधार विहीन लोकतंत्र में सबसे कमजोर दल है कांग्रेस। ये सारे उसके अलंकार हैं जो मैंने आपको बताए, ये कांग्रेस के अलंकार थे। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा। आपके मित्र बैठे हैं पाठक जी? बड़े भाई है, मेरे मित्र नहीं है, बड़े भाई रूपी मित्र, और वो बहुत गुस्से में देख रहे हैं मुझे। ये सारे, और ये दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। राहुल जी की पार्टी के, मुझे नहीं बोलना चाहिए, किसी दल के बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है लेकिन सर्वोपरि हैं। ये अद्भुत लोकतंत्र है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है फिर भी सर्वोपरि हैं। कितने बड़े बड़े लीडर, सलमान खुर्शीद जी, मणिशंकर अय्यर जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, जिन्होंने राजीव जी के साथ काम किया, आज यह सब विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का। यह सब कांग्रेस के अंदर जो लोकतंत्र चल रहा है अगर है तो उसका विरोध कर रहे हैं। जब लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष की जीत का आनंद उतना जबरदस्त नहीं होगा। सत्ता पक्ष निस्संदेह जीतना तो भाजपा को है, अपने कार्य के आधार पर जीतना है, अपनी व्यवस्था के आधार पर जीतना है, शिवराज जी की कल्याणकारी नीतियों के आधार पर जीतना है। विपक्ष नहीं है, इस बात का बस थोड़ा वो रहेगा। बिल्कुल। और इस सवाल से मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा स्पष्ट अभिमत है कि ग्वालियर से युवा विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो ये ग्वालियर के लिए अच्छा है। आपको भी ग्वालियर से अगर मौका मिलता है, पार्टी देती है, तो मेरा ऐसा अभिमत है, क्योंकि आपका उत्तर तो मुझे मालूम है कि आपको ग्वालियर से ही लड़ना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए ये भाजपा को तय करने दीजिए। फिलहाल आप आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छा रहे। बहुत शुभकामनाएं तुष्मुल जी, बहुत अच्छा लगा। और एक बड़ी प्रखर धारा है राजनीति की, देवेंद्र जी की शांत धारा है जो ऊपर से किसी शांत झरने की तरह बहती है, और तुष्मुल जी की धारा अपनी एक अलग शैली की धारा है, मितेंद्र जी की धारा अपनी अलग शैली की है। बहुत शुभकामनाएं इन युवा नेताओं को, और इनको देखकर मैं ये तो कह सकता हूं कि कल अगर मैं